वेलकम बैक नाज़रीन। बैरिस्टर साहब, आप स्टील मिल के प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे थे। आप मुझे बताएंगे कि अगर हम स्टील मिल को भी प्राइवेटाइज़ कर देते हैं, पाकिस्तान स्टेट ऑयल को भी प्राइवेटाइज़ कर देते हैं और बाकी पाकिस्तान रेलवे जैसे इदारों को भी प्राइवेटाइज़ कर देते हैं, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सारे इदारे अगर हम दे दें दूसरों को चलाने के लिए। देखें, अब चूंकि आप फौरी तौर पर कोई और सवाल करके मेरी बात काट देंगे, इसलिए मैं ज़रा जल्दी बात करता हूं। देखें, मौजूदा दुनिया में नई जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ हैं उनमें ट्रेंड ही यही है, तरक्की की तरफ जो पॉलिसियाँ होती हैं वो यही हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक में हैं कि वो प्राइवेटाइज़ करते जा रहे हैं। अपने हाथ पैर बेच दो। नहीं, वो हाथ पैर नहीं बेचते। स्टेट का रोल जो है वो रेगुलेटरी होता है, वो ऊपर से सिर्फ कंट्रोल करती है, नज़र रखती है, बाकी मामलात लोगों को या कंपनियों को चलाने देती है ताकि उसमें इन्वेस्टमेंट हो, उसमें अट्रैक्शन हो और वो कारोबार अच्छी तरह से चले। अच्छा चलें, स्टील मिल की बात करते हैं। आप कहते हैं ना, मैंने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से मुत्तफिक नहीं हूं कि उन्होंने प्राइवेटाइजेशन रोक दी। अगर प्राइवेटाइजेशन ना रुकती तो अल्तवेरी ग्रुप जो है उन्होंने बाकायदा उसमें इन्वेस्टमेंट करके उसको फाल करने का प्रोग्राम बनाया था। वो प्रोग्राम रुक गया। रिजल्ट क्या निकलता? क्या स्टील मिल की आज जो हालत है कम अज कम इससे बदरजहा बेहतर होती। पाकिस्तान स्टेट ऑयल की आपने बात की, आज वहां क्या हो रहा है? आज तो वहां पेट्रोल ही नहीं है। आधा पेट्रोल तो कोई मौलाना साहब एक खा गए हैं डीजल, और जो बाकी थोड़ा बहुत रह गया वो जरदारी साहब के, डॉक्टर आसिम साहब जो है वो पी गए हैं इधर उधर। तो मुझे ये बताएं वहाँ है क्या? आपने प्राइवेटाइज नहीं किया। सारे तो चोर हैं, सबने चोरी की है। आप लोग या सलामों का वेट कर रहे थे। तो हमारे दौर में, मुशर्रफ साहब के दौर में तो पेट्रोल की कभी किल्लत नहीं हुई, सीएनजी की कभी, बस सीएनजी तो आई मुशर्रफ साहब के दौर में यार। सब लोगों ने ये सारा कुछ करना शुरू कर दिया। आप क्या बात कर रहे हैं? अब ये मुझे बताएं, अगर ये प्राइवेटाइजेशन, आपके दौर में और भी बहुत सारी नई काम हुए सर। हाँ, बड़े अच्छे। 48 आदमी कराची की सड़कों में मार दिए गए। अल्लाह अक्बर। और उसके बाद उसके बाद ठीक है, आज 48,000 मारे जा रहे हैं डेली के हिसाब से, लेकिन 48 की इब्तिदा मुशर्रफ साहब के दौर से हुई। और उसके बाद पाकिस्तान का सदर हाथ बुलंद करके ये कहता है, देख ली मेरी ताकत। अच्छा, ये लोग सवाल करते हैं। ये पता है, ये वही बात है कि यहाँ से कोई चोरी करके भाग रहा हो और मैं कहूँ यार इसे पकड़ो मत जाने दो, और या मैं कहूं कि पकड़ो मत जाने दो। अब इसको आप दोनों तरफ से ले सकते हैं। उन्होंने जो ये कहा था ना कि मैं, ये मेरी ताकत का इज़हार, वो उस वक्त मुस्लिम लीग काफ के एक जलसा आम से इस्लामाबाद में खिताब कर रहे थे। उन्होंने उनको एड्रेस करके कहा था कि देख लिया आज मेरी ताकत। ठीक है, रह गई बात, जलसे में कहते हैं। हाँ, तो ये कहते हैं मुक्का लहराना उनका एक खास स्टाइल है। अभी भी आएंगे, आप देखेंगे मुक्के लहराएंगे। मुक्कों का क्या हुआ? मुक्के लहराएंगे, उल्टे ही पड़ गए। नहीं कोई नहीं पड़ा यार। अभी देखें कैसे मुक्के मारते हैं इन सारे बददियानतों को, देखेंगे आप। अच्छा, अब रह गई बात इसकी, ये जो आप बात कर रहे हैं, मुशर्रफ साहब के दौर में जो इकोनॉमिक पॉलिसियाँ थी, उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को इस हद तक इस्तेहकाम दिया हुआ था कि आपका डॉलर 90 रुपए में नहीं 60 रुपए में चल रहा था। ठीक है, चीनी की कीमत, आटे की कीमत उसमें नहीं जाता। वो आम लोगों के मसाइल हैं, उनको पता है। आप ऐसे ही रहने दें, क्योंकि अगर वो उसमें ना उलझेंगे नहीं तो फिर वो आपकी कारकर्दगी पे एतराज़ उठाएंगे। नहीं, क्यों उठाएंगे? आप उसमें मैं नहीं जाता हूं। आप किसी बच्चे से पूछें कि मुशर्रफ साहब के दौर में खुशहाली थी आम गरीब आदमी के लिए या आज है? सर, मुशर्रफ साहब नहीं है डिफेंड करने की। मुशर्रफ साहब का एक मैंने स्टेटमेंट खुद सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब फरमा रहे थे वो, और उन्होंने कहा कि खुशहाली की डेफिनेशन मेरी नज़र में ये है कि एक आदमी के रेंज में मोबाइल फ़ोन कितना है, उसकी इस्तिताअत में है या नहीं है। मोबाइल फ़ोन तो आज एक भंगी के पास भी है। तो क्या पाकिस्तान जो है वो यानी एक खुशहाल मुल्क है? नहीं, मुशर्रफ साहब ये कौन सी डेफिनेशन है? फिर यहाँ पे फिर थोड़ा सा मैं कहता हूँ ना कि वो जरा तासुब का चश्मा जब उतार के इस बात को देखा जाए तो फिर इसकी नजर का नहीं, ये आपकी बात नहीं कर रहा। आपका तो माशाल्लाह नजर का चश्मा है, अल्लाह आपकी नजर को मजीद बेहतर बनाए। मैं उनके सियासी मुखालफिन की बात करता हूँ। देखें, ये इंटरनेशनल इंडिकेटर्स हैं, मुख्तलिफ इकनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं कि जी एक मुल्क में अगर किसी को इतनी ग्राम रोटी मैसर हो, इतने ग्राम प्रोटीन दिन में मैसर हो तो वो मुल्क खुशहाल होता है। ये गरीबों के इंडिकेटर्स हैं। उनमें से एक इंडिकेटर ये था, अभी रिसेंटली है, अब उससे भी ज्यादा, अब लैपटॉप पे आ गया है कि जिस मुल्क में लैपटॉप ज्यादा होते हैं वो तरक्की याफ्ता होता है, जिसमें नहीं होते वो कम होता है। उनके दौर में मोबाइल था, उन्होंने ये कहा कि ये एक इंटरनेशनल इंडिकेटर की मिसाल उन्होंने दी। लेकिन उनका मसला ये है कि वो चूंकि एक फौजी तरबियत के थे, स्ट्रेट बात करते थे, उनकी स्ट्रेट बात को ये स्ट्रेट बात ना समझने वाले जो हमारे सियासी लोग हैं, ये उसको घुमा फिरा के फिर उसका मतलब गलत निकाल लेते हैं। उन्होंने ये कहा था। और मुझे आप बताएं, एक आदमी जो मोबाइल फ़ोन रख सकता है, जो मोबाइल फ़ोन का बिल पे कर सकता है, जो मोबाइल फ़ोन पे बात करना अफोर्ड कर सकता है, क्या मतलब वो गरीब तो नहीं होता ना? उनके दौर में कितने मोबाइल फ़ोन आए, कितने लोगों को सहूलियात ज़िंदगी की मिली। और जब आप लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मुल्क में उसके नतीजे में ऐवान सदर में रहने के बाद मुशर्रफ साहब का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो ज़रूर बढ़ा। उनकी जो ग्रेजुएट काबीना थी वो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो ज़रूर बढ़ा। एक आम आदमी के साथ तो बहरहाल ऐसा कोई हादसा पेश नहीं आया जहाँ तक मैंने देखा। तो शायद उस वक्त आप मैं एक आम आदमी था सर उस वक्त। मैं एक आम आदमी था, मैंने वो सारी चीज़ें देखी हैं, इसलिए मैं बात पूछ रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक मुशर्रफ साहब के अपने ज़ाती स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का ताल्लुक है, पाकिस्तान का वो वाहिद सदर है जिसका बेटा आज भी जॉब करता है, नौकरी करता है। ठीक है, जिसका दामाद
आज भी नौकरी करता है। अब उसके दामाद कुछ भी कर लूंगा, नहीं, टाइम पास करने के लिए बात नहीं होती। टाइम पास करने के लिए नवाज शरीफ का दामाद क्यों नहीं नौकरी करता? टाइम पास करने के लिए ये क्या नाम है जरदारी का बेटा क्यों नहीं नौकरी करता? क्या बात कर रहे हैं? टाइम नहीं। मैं ये कह रहा हूं, ये अब साबित मैं आपको कर रहा हूं कि मुशर्रफ साहब जितना दियानतदार आदमी पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत कम मिलेंगे। अब रह गई बात दूसरी, अगर करप्शन का कोई इल्जाम उन पे जाती तौर पे कोई साबित करके दिखा दे, मैं आज सियासत से इस्तीफा दे दूं, मैं घर जाके बैठ। सर साबित करने की बात नहीं कीजिएगा। यहाँ पाकिस्तान में कौन सा सियासतदान इतना अहमक है कि अपनी काले कारनामों को साबित करने का कोई मौका छोड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, कौन से लोग ऐसे हैं कि जिसको आप साबित कर? जरदारी साहब को आपने भी जेल में घुसड़ करके रखा था, कुछ साबित करवा लिया आपने? क्यों नहीं? मुल्क के सदर बन गए। मुल्क की अदालतें उनके खिलाफ नहीं चल रही थी और अब वो अदालतों के हुक्म अपनी माने। एनआरओ का जरा खत लिखें तो सर आपने बड़ा अदलिया को फलने फूलने का मौका दिया था ना, वो उसको छोड़े। हमारे दौर में तो अभी आप अपनी ज्यादा आजाद थी, छोड़ दें, अब ये बात इस तरफ नहीं जाती। सर ऐसे तो आप लोग भी किसी न किसी के एहसानों के नहीं, वो तो जिंदगी में तो एहसानात होते हैं और इंसान। लेकिन एक एहसान, एक मिनट मेरी एक बात, एहसान करने वाला बड़ा आदमी होता है, एहसान मानने वाला बड़ा आदमी होता है, एहसान भूलने वाला छोटा आदमी। मोहसिन कुछ आदमी के बारे में क्या कहेंगे? मैं यही तो कह रहा हूँ, गलत आदमी होता है ना? मैं यही तो कह रहा हूँ। सही है ना? हाँ, लेकिन मुशर्रफ साहब गलत आदमी है मान लीजिए, क्योंकि नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं, जिस हुकूमत ने उनको सलाम करके और इज्जत के साथ यहाँ से बाहर भिजवाया था, उसी के खिलाफ, उसी की मुबैना करप्शन के खिलाफ वो बातें करते रहते हैं, उसी के सदर के खिलाफ कुछ ना कुछ वो कहते रहते हैं। तो मोहसिनों के साथ ऐसा सलूक तो नहीं होता? इसका मतलब मुशर्रफ साहब भी गलत है? मोहसिन की बुरी चीज को बुरा कहना इखलाकी। मोहसिन है ना? कौन? पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब मोहसिन है। मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में क्या कहा था जब आपने मुझे कहा था कि गार्ड ऑफ ऑनर देके? मैंने कहा ये उल्टे भी लटक जाते हैं ना, इनके अगले पिछले भी उनको गार्ड ऑफ ऑनर देते, कोई उनकी कोई एहसान इन्होंने नहीं किया। ये तो इनकी जिम्मेदारी थी, इन्होंने देना था, कानूनी उनका हक था और ये देते, उनके ऑफिस का ये प्रोटोकॉल था कि ये उनको देते। कानूनी हक था, बिल्कुल था, प्रोटोकॉल का वो हक है कि जब प्रेसिडेंट नहीं, हमने खुद भी लिखा था, लेकिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव किया था। अप्रूव्ड पार्लियामेंट या तो करे ना उन। और मेरी बात सुने, जिस मुशर्रफ की बारे में ये आज बातें करते हैं, हलफ तो लेने उससे पहले उसके सामने खड़े थे, उसी से ही हलफ लिया अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के, तो फिर ये कैसे मतलब आज उसके खिलाफ जो है बोलते हैं और किस किस इखलाकी पेडेस्टल पे प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ये उसको बुरा कहते हैं कि वो आमिर था या ये था? आमिर से हल्फ फिर क्यों लिया? लोग कहते हैं कि मुशर्रफ साहब ने उर्दू स्पीकिंग होने की वजह से MQM को एक खुसूसी लेवरेज दी हुई थी। ये बात सही है? और अगर सही है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं MQM से कि अब आपकी आमद के बाद, मुशर्रफ साहब की आमद के बाद आपको क्या? हमारी MQM या किसी सियासी जमात से कोई तवक्कुआत नहीं है। हमारी तवक्कुआत सिर्फ अल्लाह की ज़ात से हैं कि वो हमें एक सपोर्ट देगा और मतलब जिसको वो मैं कहता हूँ नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, के अल्लाह की नुसरत साथ होगी तो हमारी फतह होगी, पहली बात। लेकिन दूसरी बात, जहाँ तक MQM को कराची में सपोर्ट देने का ताल्लुक है, पाकिस्तान के अवाम को मुशर्रफ साहब ने सपोर्ट दी। चूँकि MQM उस वक़्त इंतखाबात जीत कर असम्बलियों में थी, बल्दियाती इंतखाबात इन्होंने जीते थे, तो कराची को डेवलप करने के लिए और कराची में खुशहाली लाने के लिए, ताकि खुशहाली के नतीजे में ये जो फसाद है और जो गड़बड़ है और जो मारी हो रही है ये ख़त्म हो, उन्होंने इकनॉमिक पैकेज कराची को दिया, उस पर अमल किया और कराची की तरक्की आज इस बात का मुँह बोलता सबूत है। और एक बात आपको बताऊँ, उस वक़्त जो चीफ थे ना कराची के, जो मेयर थे, वो नेमतुल्लाह खान थे, ठीक है ना, और वो उनका ताल्लुक जमात इस्लामी से था। उन्होंने कोई तमीज़ नहीं की कि जमात इस्लामी के मेयर के तहत तरक्याती काम किए जाएँ या MQM के। उन्होंने पाकिस्तानी होते हुए पाकिस्तान के एक खित्ते को तरक्की दी। ठीक नाजरीन, ये थे बैरिस्टर सैफ, सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।